तो इसमें हम देखेंगे मौर्य वंश पार्ट 2, यानी कि जहाँ तक पार्ट 1 में था उसके आगे से अब यहाँ इस वीडियो में कंटिन्यू होगा। तो चलिए देखते हैं। जो पहला पॉइंट है यहाँ पर, कंटक शोधक न्यायालय, ठीक है, जिसको फौजदारी न्यायालय बोलते थे, का जो न्यायाधीश होता था वह प्रदेष्टि या प्रदेश कहलाता था। ठीक है, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। चलिए, एग्जाम में आया हुआ यह क्वेश्चन है कि सीता भूमि किसे कहा जाता था, तो सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। इस भूमि की देख रेख करने वाला क्या कहलाता था, सीताध्यक्ष कहलाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अद्वय मातृक कहा जाता था। ठीक है, बिना बारिश के, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदैव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम और बेगार किए जाने को विष्टि कहा गया है। इस काल में बलि, देखिए इंपॉर्टेंट करिएगा, बलि के ऊपर बलि और भाग काफ़ी आता है एग्जाम में। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था, ठीक है, जबकि जो भाग था भूमि कर में राजा के हिस्से को कहा जाता था। ठीक है, तो जो भूमि पे कर लगाया जाता था उसमें जो राजा का हिस्सा होता था उसको भाग कहा जाता था, और बलि क्या था, वह एक प्रकार का धार्मिक कर था। बात करें क्षेत्रक, भूस्वामी को और उपवास काश्तकार को कहा जाता था। तो जो क्षेत्रक था वो भूस्वामी को कहा जाता था, जो भूमि का मालिक था, और उपवास जो था वो काश्तकार को कहा जाता था, जो उनके यहाँ कृषि करता था, खेती करता था। वह कर जो अनाज के रूप में न लेकर नगद के रूप में लिया जाता था उसे हिरण्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हिरण्य या हिरण्य कहा जाता था। कृषि, पशुपालन एवं व्यापार को सम्मिलित रूप से अर्थशास्त्र में क्या कहा गया, वार्ता, अर्थात आजीविका का साधन कहा गया है। मौर्य काल में भूमिकर का उपज जो था 1/6 अथवा 1/4 भाग लिया जाता था। राज्य की ओर से सिंचाई से समुचित प्रबंध को सेतुबंध कहा जाता था। इस काल में सिंचाई की उपज का 1/5 से 1/3 भाग होता था। मौर्य काल में आए के कुछ अन्य साधनों में सेतु कर, वन कर, पशु कर, सीमा शुल्क, धर्मस्थल कर उल्लेखनीय है। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य काल में 2 प्रकार के वन पाए जाते थे। ठीक है, मौर्य काल में जो थे वो 2 प्रकार के वन पाए जाते थे। एक था हस्ती वन और दूसरा था द्रव्य वन। ठीक है, हस्ती वन में हाथी पाए जाते थे, जबकि द्रव्य वन में लकड़ी, लोहा एवं तांबा पाया जाता था। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन मुद्राओं के निम्न नाम मिलते हैं। करसापड़, ठीक है, पड़ या धरड़ या धारड़, जो चांदी एवं तांबे से निर्मित होते थे। सुवर्ण जो था वो क्या था, सोना से निर्मित होता था। मासक या भासक जो था वह तांबा का सिक्का था। काकड़ी जो था यह भी तांबा से बना होता था। उपयुक्त वर्णित मुद्राओं को जारी करने का अधिकार लक्षणाध्यक्ष एवं संवरणिक का होता था। स्वतंत्र रूप से सिक्का ढालने वाले राज्य को 13.5% ब्याज रूपिका एवं परीक्षण के रूप में देना पड़ता था। इस काल में समस्त निर्मित वस्तुओं को पड़ाध्यक्ष की कड़ी निगरानी में बाजारों में बेचा जाता था। इस वस्तुओं को पड़ वस्तु भी कहा जाता था। पड़ वस्तु पर उसके मूल्य का 5वां भाग चुंगी के रूप में तथा इस चुंगी का 5वां भाग व्यापार कर के रूप में लिया जाता था। चलिए, इस काल में व्यापार स्थल एवं जल दोनों मार्गों से होता था। तो जो इस काल में व्यापार था वह स्थल एवं जल दोनों मार्गों से होता था। छोटी नदियों में क्षुद्रका नाव एवं बड़ी नदियों में महानाव चलती थी। साथ ही प्लव या इसको डोंगी बोलते हैं के प्रचलन का भी प्रमाण मिलता है। इस काल के समुद्री मार्गों को कौटिल्य ने संयान पथ नाम दिया। और मौर्यकालीन समाज के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका एवं अशोक के अभिलेखों से मिलता है। चलिए आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को महत्व को स्पष्ट करते हुए, ठीक है, वर्णाश्रम व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करते हुए इसकी रक्षा को राजा के कर्तव्य से जोड़ा। साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के व्यवसाय को अलग अलग निर्धारित किया। अर्थशास्त्र में शूद्रों को मलेच्छों से भिन्न दर्जा देते हुए आर्य कहा गया है। ठीक है, साथ ही इन्हें दास बनाए जाने पर प्रतिबंध था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वार्ता, किसी पशुपालन एवं व्यापार को शूद्रों का वर्ण धर्म बताया है। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षक, यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित एवं वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को ब्रह्मदेह नामक भूमि दान में दी जाती थी।
तो जो मौर्य काल में शिक्षक होते थे, जो यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित एवं वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण को ब्रह्मदेव नामक भूमि दान में दी जाती थी। चलिए आगे अगर हम बात करें, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठवां निरीक्षक एवं सातवां सभासद। मेगास्थनीज का यह वर्णन भारतीय वर्ण व्यवस्था से मेल नहीं खाता है। ठीक है, दार्शनिकों की जाति को मेगास्थनीज ने पुनः 2 श्रेणियों ब्राह्मण और श्रमण में विभाजित किया है। स्मृति काल की तुलना में मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति जो थी अच्छी थी। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। इस काल में जो स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी उन्हें अर्थशास्त्र में अनिष्कासिनी कहा गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, इस काल में ऐसी स्त्रियां गणिका या वेश्या कहलाती थी जो वैवाहिक सूत्र में न बंधकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थीं, उनको गणिका या वेश्या कहते थे। इस काल में वैसी स्त्रियों को रूपा जीवा कहा जाता था जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाती थी। तो जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाती थी उनको रूपा जीवा कहते थे, और जो स्त्रियां स्वतंत्र होकर अपना जीवन जीती थी, वैवाहिक सूत्र में न बंध के अपना जीवन जीती थी, तो उसको गणिका या वेश्या कहा जाता था। मौर्य काल में कला के 2 रूप मिलते हैं, राजकीय कला और लोक कला। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे राजकीय कला मौर्य प्रासाद और अशोक स्तंभों में पाई जाती है। ठीक है, राजकीय कला मौर्य प्रासाद और अशोक स्तंभों में पाई जाती है, जबकि कोलकाता परखम के यक्ष, दीदारगंज की चामार गृहिणी एवं बेसनगर की एछड़ी को देखने को मिलता था। ठीक है, मौर्य वंश का शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो आपका बृहदत्त था। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में करने के पश्चात मगध पर शुंग वंश या ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मौर्यकालीन महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी उनके ऊपर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो जेठक होता था वह शिल्पी संघ का मुखिया होता था। भोगागम जो होता था, जेठकों के निर्वाह के लिए राजा की ओर से मिलने वाला गांव का राजस्व होता था, उसको भोगागम कहते थे। गहपति क्या होता था, भूस्वामी होता था, भूमि का स्वामी होता था। कारसाड़पड़ जो होता था वह चांदी एवं तांबे का एक टुकड़ा या एक सिक्का होता था। अदेव मातृक की बात करें तो बिना वर्षा के ही अच्छी खेती वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। सीता की बात करें तो अभी ऊपर चर्चा हुआ था कि सरकारी जमीन को सीता कहा जाता था। विष्टि तो जो था वह निःशुल्क श्रम या बेगार को विष्टि कहा जाता था। बलि क्या था, एक प्रकार का धार्मिक कर या चढ़ावा। देखिए इंपॉर्टेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट में क्या देखेंगे, बलि और भाग को दोनों को इंपॉर्टेंट करिएगा। ठीक है, बलि तो क्या था, एक प्रकार का धार्मिक कर या चढ़ावा था, और भाग क्या था, यह आपका था भूमि कर में राजा का हिस्सा क्या कहलाता था, भाग। तो बलि और भाग याद रखिएगा, ये मौर्य वंशकालीन शब्द थे। ठीक है, इसका उल्लेख अर्थशास्त्र के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में या चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी है। भाग की बात करें ये तो हो गया। क्षेत्रक की बात करें तो भूमि का मालिक क्षेत्रक होता था। उपवास की बात करें तो जमीन पर खेती करने वाला काश्तकार जो होता था वह आपका उपवास होता था। हिरण्य की बात करें तो नगद लिया जाने वाला कर क्या हिरण्य या हिरण्य कहलाता था। वार्ता की बात करें तो कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य के लिए संयुक्त रूप से प्रयुक्त शब्द क्या था, यानी कि समझिए एक प्रकार से अर्थव्यवस्था के लिए प्रयुक्त शब्द वार्ता था। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे अब ब्राह्मण राज्य देखेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ब्राह्मण राज्य को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।